क्योंकि जो इंटेंशन था शराबबंदी का, मेरे हिसाब से वो बहुत ही नोबल इंटेंशन था और उसको सपोर्ट मिला था बिहार की महिलाओं का। हमारी बाउंड्री लगती है झारखंड यूपी से, वहाँ से काफ़ी हद तक स्मगलिंग होती है, तो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन वाइज वी कैन इम्प्रूव। एग्ज़ाम दे करके देखो बीपीएससी का। देन आई थॉट कि फिर अगर बीपीएससी देना है देन व्हाई नॉट यूपीएससी, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में काफ़ी दोस्त बन गए जो कि आईएएस में थे, तो मैंने उनसे भी थोड़ी बहुत गाइडेंस ली, उनकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी बहुत अडॉप्ट की, क्योंकि मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन था सोशल मीडिया। तो मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने बंद कर रखा था, मैं डीएक्टिवेट कर दी थी अपने अकाउंट्स। तो हालांकि मैंने इंटरनेट का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन ही यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं बहुत लोग। जी मैंने खुद भी कुछ कोर्सेज ऑनलाइन लिए थे, जैसे टेस्ट सीरीज़ मैं ऑनलाइन मैंने लिया था और मैं क्वेश्चंस लिख करके उसको अपलोड करती थी। तो और मैंने खुद भी आईपैड से प्रिपरेशन किया है, तो मेरा डिजिटल मोड ही रहा है प्रिपरेशन। सोशल मीडिया यूज़ करना है, वो टाइम सेट कर ले। बहुत लोग 1 घंटा यूज़ करते हैं, बहुत लोग 7-7 घंटे यूज़ करने लग जाते हैं, तो रील्स भी बनाते हैं। हाँ, नहीं मैंने कभी किया भी नहीं और मैं शायद कर भी नहीं पाऊँगी। मेरी पर्सनैलिटी नहीं कि मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाऊँ। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। यूपीएससी 2025 का जब रिजल्ट सामने आता है तो बिहार के औरंगाबाद से मोनिका श्रीवास्तव का नाम सामने आता है। 16वीं रैंक लेकर आई हैं और कहीं ना कहीं ज़िले का नाम एक बार फिर से इन्होंने रोशन किया है। चाहे बीपीएससी का मामला हो, बीपीएससी में भी इन्होंने पूरे बिहार में टॉप किया था, 6th रैंक लाई थी, महिला में सबसे टॉप थी। वहीं यूपीएससी 2024 में भी इन्होंने अच्छा रैंक लाया, 455वां रैंक था। और अब 25 में जिस तरीके से आया है, क्या कहेंगे, क्या सोच है? सब तो यही कहेगा कि एक बार निकल गया, किसी का तो निकल भी नहीं रहा है। आप इसमें भी टॉप किए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वो फीलिंग जो है वो अभी सिंक इन की नहीं है, अभी भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि अच्छा मेरी 16th रैंक आई है। मेहनत तो मैंने बहुत की थी इस बार, तो था एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद अच्छा करूंगी पिछले बार से, बट इतना अच्छा करूंगी इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना जी देख रही हूँ। आपसे तो कोविड के समय से ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी का, और जिस तरीके से आपके माता पिता ने भी कहा कि उस समय आपका मन था नहीं, तो कैसे कहानी रहा? बीपीएससी का अनुभव कैसा रहा और अब इधर यूपीएससी का अनुभव कैसा रहा, ये बताइए। हाँ, जैसा पापा ने बताया कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कोविड के टाइम पर कि तुम एक बार एग्ज़ाम दे करके देखो बीपीएससी का। देन आई थॉट कि फिर अगर बीपीएससी देना है देन व्हाई नॉट यूपीएससी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज टोल्ड बाय माय टीचर्स दैट यू हैव द पोटेंशियल कि आप आईएएस बन सकते हो। तो मैंने बीपीएससी का भी फॉर्म भरा, यूपीएससी का भी भरा, बट वो मेरा फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट नहीं था क्योंकि आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट टाइम। हाँ, ये वाला जो अटेम्प्ट था इसमें मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। तो इंस्पिरेशन मेरी फैमिली से बहुत हद तक मुझे मिला। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई बहनों को देखा, वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कोविड के टाइम पे दे वेर फ्रंटलाइन वर्कर्स, तो मैंने देखा वो बहुत अच्छा खासा टैंजिबल इम्पैक्ट बना पा रहे हैं व्हाइल आई वाज सिटिंग ऑन अ लैपटॉप अर्निंग वेरी वेल। तो मेरा इंस्पिरेशन वहाँ से आया था कि मैं पब्लिक सर्विस में जाना चाहती हूँ। जी, जो 50 लाख का पैकेज था तो लोग कहेंगे अब बेहतर कौन अभी लग रहा है आपको, सरकारी या प्राइवेट ही ठीक है? जी देखिए, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। कॉर्पोरेट में जहाँ आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है, आपको पर्क्स मिलते हैं, वेल पेड जॉब थी, बट एट द सेम टाइम डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। जो मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे लगा कि मैं पब्लिक सर्विस के लिए ज़्यादा फिट बैठती हूँ, एंड मॉनेटरी फैक्टर्स माइट नॉट बी द ओनली रीज़न टू जॉइन जॉब और एनीथिंग। तो मेरे लिए वो सेकेंडरी फैक्टर था। तो मैंने इसलिए इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का ट्राई किया। हालांकि बहुत लोगों का एप्टीट्यूड कॉर्पोरेट को लेकर होता है ना, आई थिंक उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे शुड चूज़ कि पब्लिक सेक्टर जाना है या प्राइवेट सेक्टर रहना है। अब यूपीएससी आप टॉप की थी, अब यूपीएससी लोग पूछेंगे, एक बार टॉप करने के बाद कई लोग होते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा अति उत्साहित कहिए हो जाते हैं, कैसे मेंटेन किया और ख़ास करके एजुकेशन में, पढ़ाई में कितना ध्यान देना पड़ा? जी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आफ्टर यू गेट इनटू द सर्विस तो आपको पता है कि आपके पास एक अच्छी खासी स्टेबल परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो वापस से वो एग्ज़ाम देना, वापस से वही तैयारी करना मोस्ट चैलेंजिंग फेज़ था मेरे लिए। जब मैंने समवेयर अराउंड जनवरी लास्ट ईयर, जनवरी 2025 मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था ही, लेकिन एक एडवांटेज भी था कि क्योंकि मैं सर्विस में थी तो मेरे फाउंडेशन कोर्स में काफ़ी दोस्त बन गए जो कि आईएएस में थे, तो मैंने उनसे भी थोड़ी बहुत गाइडेंस ली, उनकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी बहुत अडॉप्ट की, तो वो हेल्प भी हुआ, बट एट द सेम टाइम थोड़ा डिसएडवांटेज भी था कि बैक ऑफ द माइंड में था कि अरे जॉब तो मिली गई है, बट एक मोटिवेशन तो था ही कि आईएएस वाज माय इनर कॉलिंग, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू। थोड़ा बात करें बीपीएससी, जब आप टॉप की
तो कौन सा जॉब आप फिर ज्वाइन किए और उसका कैसा अनुभव रहा था? बीपीएससी मैंने बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए ज्वाइन किया था। आई वाज अलॉटेड स्टेट कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो कहाँ पर उसमें थी आप उसमें? मैं पटना हेडक्वार्टर में थी। सो आई वाज अंडर ट्रेनिंग फॉर अराउंड 4 मंथ्स। तो वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए था। फिर आई गॉट इंटरव्यू कॉल फॉर यूपीएससी। तो फिर मैंने छुट्टी ले ली थी वहाँ से एंड देन आई क्वालिफाइड यूपीएससी। तो मैंने टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया था। बट जो जितना भी एक्सपीरियंस था इट वाज वेरी नाइस। वर्क कल्चर को लेकर थोड़े अप्रीहेंशंस थे, पता नहीं बिहार में कैसा होगा, बट मुझे बहुत अच्छे सीनियर्स मिले और अभी भी मेरी उनसे बात होती है। यूपीएससी आप जब निकाली, रेलवे के बारे में चर्चा वो आपको मिला, कैसा अनुभव रहा है उसमें आपका? रेलवेज़ की भी मेरी ट्रेनिंग अभी भी ट्रेनिंग चल रही है। तो अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है रेलवेज़। बहुत डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है, वेदर इट बी कमर्शियल ऑपरेशंस, कोचिंग, वैगन, काफ़ी अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। बट सिंस यूपीएससी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप एग्ज़ाम लिख सकते हो वापस। तो अगर मेरा वापस नहीं भी होता तो आई वॉज वेरी वेल सेटिस्फाइड विद इन रेलवेज़ एज वेल। तो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। तो अगर सिंपल भाषा में समझे तो रेलवे में आपके रहने से क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, या आप क्या चाह रही थी उसमें पब्लिक के लिए खास करके क्या बेहतर किया जा सकता है? जी, रेलवेज़ के लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट काफ़ी है, स्पेशली इन रिमोट एरियाज़। अभी भी मैं रिसेंटली अपने गांव गई थी खड़सरा बलिया। वहाँ पर मुझे पता लगा कि ट्रैक्स नहीं है। तो एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी रेलवेज़ को बढ़ानी चाहिए। सेकेंड है जो पैसेंजर कन्वीनियंस है, जैसे लोग यूजुअली कंप्लेन करते हैं पंक्चुअलिटी को लेकर, क्लीनलीनेस को लेकर। तो पैसेंजर अम्यूनिटीज़ में रेलवेज़ काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। एंड थर्ड, थोड़ा कमर्शलाइज करने की ज़रूरत है रेलवेज़ को, जैसे गुड्स वगैरह फ्रेट बिजनेस में काफ़ी पोटेंशियल है जहाँ रेलवेज़ टैप कर सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और ऐसे भी रेलवेज़ बहुत अच्छा कर रहा है। अराउंड 12 लाख एम्प्लॉयज़ है रेलवेज़ के और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो मैं हमेशा ही कनेक्टेड रहूँगी रेलवेज़ से। वंस अ पार्ट ऑफ रेलवेज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ रेलवेज़। अब आपको 16वीं रैंक मिला है, जिला कलेक्टर आप बनेंगे, क्या कुछ कोशिश रहेगा अगर आपको मिलता है जिला, क्या पहला सुधार करना चाहेंगे जिला में, या क्या कुछ बदलाव देखेंगे आप वहाँ पर? जी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से अटैच रहूँगी, मेरा फोकस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रहेगा, वेदर इट बी सोशल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। और जैसा कि मेरे बड़े भाई ने बताया कि 2 डिपार्टमेंट्स, हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये 2 मेरा फोकस रहेगा। एंड लास्टली, सिंस आई एम अ फीमेल, तो आई नो व्हाट चैलेंजेस अ फीमेल गोज थ्रू, वेदर इट बी सोसाइटल चैलेंजेस और एनीथिंग एल्स। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना चाहूँगी डेफिनेटली। बिहार में एक चर्चा है शराबबंदी को लेकर के, और आप चूँकि अब बिहार कैडर भी मिलेगा आपको, बिहार में रहेंगे, कैसे देख रही हैं इसको आप? शराबबंदी को अच्छा है, बदलाव होने चाहिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या सोचते हैं? देखिए, जो इंटेंशन था शराबबंदी का, मेरे हिसाब से वो बहुत ही नोबल इंटेंशन था और उसको सपोर्ट मिला था बिहार की महिलाओं का। जैसा कि रिपोर्ट्स वगैरह में भी आया है कि वायलेंस भी कम हुआ है, वर्क कल्चर इंप्रूव हुआ है शराबबंदी को लेकर। लेकिन मेरे हिसाब से ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें थोड़े चैलेंजेस है। जो स्पेशली जो हमारी बाउंड्री लगती है झारखंड यूपी से, वहाँ से काफ़ी हद तक स्मगलिंग होती है। तो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन वाइज वी कैन इम्प्रूव, और कुछ कुछ रेगुलेटेड एरियाज़ में अलाउ कर देना चाहिए, जैसे गुजरात वगैरह में करते हैं, ताकि टूरिज्म को भी थोड़ा बढ़ावा मिले। बिहार में भी कई जगहों पर करना चाहिए। जी लाइसेंस देकर जी जी, कुछ एरियाज में करना चाहिए ताकि टूरिज्म डिपार्टमेंट उतना हिट नहीं हो। और मेरे हिसाब से पॉलिसी का इंटेंशन बहुत अच्छा है। एक सवाल आरक्षण को लेकर के, यूपीएससी आप की हैं, आरक्षण पे खूब चर्चा होता है कि आरक्षण एक बड़ा चैलेंज भी कहा जाता है, सामान्य वर्ग के लिए चुनौती, या दूसरे जो अदर कास्ट हैं उनके लिए एक कहा जाए कि सहायता। आप कैसे देखती हैं इसको? जी, रिजर्वेशन का एक्चुअली क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि आप इसको अपॉर्चुनिटी देखती हैं या आप इसको प्रिविलेज देखती हैं। तो मैंने वहाँ भी कहा था और मैं वापस से कहूँगी, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली अगर आप देखेंगे सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सेक्शन है, या आप स्पेशली एबल्ड लोगों को देखिए, उनको भी रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो वो अपलिफ्ट करती है जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन है उनको। हालांकि जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए, ताकि थोड़ा हम एसेस कर पाए कि हमारी पॉलिसी कितनी ऑन ग्राउंड कितनी इफेक्टिव रही हैं। तो पीरियोडिक इवैल्यूएशन होना चाहिए रिजर्वेशन का, और एक टाइम फेज रिजर्वेशन होना चाहिए। एक सवाल और करते हैं आपसे, चूँकि अब हो सकता है यूजीसी को लेकर आप देख रही हैं बवाल हुआ पूरी तरीके से, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कॉलेज, चूँकि आप आईआईटी भी रही हैं, पढ़ाई की हैं आप, यूपीएससी भी कर रही हैं अलग अलग, तो क्या देखती हैं यूजीसी का जो नियम नया आया था, या उसमें क्या वाकई में उस तरीके से भेदभाव अभी भी कॉलेज में होते हैं? आप क्या देखती हैं इस पर?
देखिए, जो सोसाइटल स्टेटस है हमारा, या जो भी सोसाइटल जैसा बना हुआ है इंडिया में, थोड़ा बहुत तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट हमने काफ़ी सुधार किया है। और मैं बोलूँगी कि एक पॉलिसी है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में रहते हैं। ये भी वैसी एक पॉलिसी है, तो हम जनता पर छोड़ देते हैं, ये पॉलिसी आगे जाएगी या नहीं जाएगी, ये तो टाइम ही बताएगा। सोशल मीडिया को लेकर संग्राम है, सोशल मीडिया कितना प्रभावित करता है, फायदेमंद है खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए या फिर नुकसानदेह है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी, पर्सनल लेवल पे मैं बोलूँगी, मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन था सोशल मीडिया। तो मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने बंद कर रखा था, मैं डीएक्टिवेट कर दी थी अपने अकाउंट्स। तो हालांकि मैंने इंटरनेट का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया है, स्पेशली ये जो चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह आ गए, इनको मैंने आंसर फ्रेमिंग के लिए काफ़ी यूज़ किया है। इवन ड्यूरिंग इंटरव्यू मैं बैलेंस्ड आंसर फ्रेमिंग के लिए यूज़ करती थी। तो मैंने कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया या इंटरनेट बोलूँगी, करूँगी, और रिकमेंड भी करूँगी कि डिस्ट्रक्टिव की जगह आप कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें। इंटरव्यू की आप चर्चा की कि इंटरव्यू में कुछ सवाल, तो पहला सवाल तो ये जरूर होगा कि आप बीपीएससी में टॉप की थी, उसके बाद यूपीएससी में भी आपका रिजल्ट आया, फिर आप दोबारा से फिर यूपीएससी क्यों की, ये सवाल तो होगा, कैसे आप जवाब दिए और क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, मुझसे ऐसा पूछा गया था कि आप आईआईटी से क्यों हैं, तो आप ग्लोबल लेवल पे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकती थी, एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन सकती थी, तो आप यहाँ खुद को नैरो डाउन क्यों कर रही हो? तो मैंने इसमें अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि मुझे कुछ टाइम के लिए काम करना था आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई कॉलेज, और फिर काम करते करते उस दौरान मुझे फील हुआ कि मेरी पर्सनैलिटी है वो सूट करती है, बेटर है पब्लिक सर्विस के लिए। तो बाकी उन्होंने ये भी पूछा था कि आप ऑलरेडी रेलवेज में हो तो आपको आईएएस में क्यों जाना है, तो मैंने उस पर भी अपना जो जस्टिफिकेशन था दिया कि व्हेन आई हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग तो आईएएस वाज माय फर्स्ट कॉलिंग, और सिंस गवर्नमेंट एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप वापस से एग्ज़ाम लिख सकते हो, तो वो मैंने अपॉर्चुनिटी अवेल की। बस एक सवाल वो तमाम छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए खास करके, और क्या उनको विशेष तौर पे, आप चूँकि अब 2 बार की हैं तो विशेष ध्यान देंगे, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप पढ़ाई के लिए, खास करके कैसे तैयारी करें? देखिए, फर्स्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यूपीएससी का बहुत बड़ा हाइप बना हुआ है, तो वो जो स्टूडेंट तैयारी करने जाता है वो थोड़ा सा पहले डर जाता है कि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो वो जो दिमाग का डर है पहले वो निकाल दे जब आप प्रिपेयर करने जा रहे हो। इट्स जस्ट अनदर एग्ज़ाम, आपको वो पढ़ना है एंड आपको क्वालिफाई करना है, ये माइंडसेट से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। एंड सेकेंडली, प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी सीएसई में, क्योंकि प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट लगाए हैं इस बार, और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मैं बहुत कंफर्टेबल थी इस बार। इंटरव्यू के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ भी ऐसे आर्टिफिशियली खुद को ना दिखाएं, वहाँ पर जो है आप बोर्ड को जैसे हैं वैसा दिखाएं। और थर्डली, जैसा आपने मेंशन किया, सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है वो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और पढ़ाई करें, बिल्कुल हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट डू इट दैट इन द राइट डायरेक्शन। सोशल मीडिया करिए आपकी थोड़ा सा दूर करें, ऑनलाइन पढ़ाई इस वक्त खूब चल रहा है, कोविड के बाद से ऑनलाइन पढ़ाई का एक पूरा मार्केट बन गया, तो फिर ये फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि अब तो ऑनलाइन ही यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं बहुत लोग। जी, मैंने खुद भी कुछ कोर्सेज ऑनलाइन लिए थे, जैसे टेस्ट सीरीज़ मैं ऑनलाइन मैंने लिया था, और मैं क्वेश्चंस लिख करके उसको अपलोड करती थी। तो और मैंने खुद भी आईपैड से प्रिपरेशन किया है, तो मेरा डिजिटल मोड ही रहा है प्रिपरेशन का। तो जैसा मैंने कहा, यू नीड टू डिफ्रेंशिएट कि आपको कितना यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, वो आपका जजमेंट होना चाहिए खुद में कि यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो कॉल पर्सनल लेवल पर सबको लेनी चाहिए, और उसमें थोड़ा बहुत पेरेंट्स का भी रोल होता है कि थोड़ा काउंसलिंग करते रहें कि आप कितना सोशल मीडिया यूज़ करना है, वो टाइम सेट कर ले। बहुत लोग 1 घंटा यूज़ करते हैं, बहुत लोग 7-7 घंटे यूज़ करने लग जाते हैं, तो वो रील्स भी बनाते हैं। हाँ, नहीं, मैंने कभी किया भी नहीं, और मैं शायद कर भी नहीं पाऊंगी, मेरी पर्सनैलिटी नहीं कि मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाऊँ, तो मैंने सिर्फ अपना पूरा फोकस प्रिपरेशन पे लगाया था। अब लगातार पढ़ाई में टॉप किए हैं आप, पूछेंगे लोग जैसे पढ़ाई कर रही थी, हॉबी वगैरह कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती रही, क्या रहा? हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग में थी रेलवेज़ में, तो मुझे रनिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं हमारे कैंपस में रनिंग ट्रैक है, तो मैं इवन इंटरव्यू के पहले भी मैं जाकर 15 मिनट दौड़ के आ जाती थी, तो उससे एक मूड भी अच्छा हो जाता था, थोड़ा स्ट्रेस बस्टर भी था मेरे लिए। तो रनिंग, और थोड़ा बहुत मैं वेट्स वगैरह लिफ्ट करती हूँ, जिम जाती हूँ, तो अपनी हॉबीज़ मैंने बिल्कुल परस्यू की हुआ है, छोड़ा बिल्कुल नहीं है। एक जिला कलेक्टर के तौर पर अगर देखें तो स्पोर्ट्स को लेकर के अभी भी बिहार में खास करके वो अपॉर्चुनिटी खिलाड़ियों को नहीं मिल पाता है, कैसे देखती हैं? अगर आपको मौका मिलेगा तो किस में आप ज़्यादातर साथ सोचेंगे कि इस विधा को और आगे लिया जाए?
जी मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स जो है वो स्कूल लेवल पे बिल्कुल मैंडेटरीली इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि एक बार हैबिट बन जाती है खेलने की तो फिर वो कॉलेज हो या आगे हो वो लोग कंटिन्यू करते हैं। जब मैं भी यहाँ पर स्कूल में थी तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट वेरी वेल प्रोवाइडेड, तो मेरे हिसाब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा है कि स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और मेरे हिसाब से वो मैंडेटरी बना देना चाहिए, बिकॉज उसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। सेकेंडली जो हमारे मॉडल्स हैं, रोल मॉडल्स, उनकी हेल्प से कैसे उन्होंने अचीव किया, उनकी कोचिंग, उनकी गाइडेंस को यूज़ करते हुए हमें टैलेंट आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे अभी आई थिंक पटना में खेलो युवा प्रोग्राम वगैरह हुआ है, तो गवर्नमेंट बिल्कुल बहुत अच्छा पॉलिसी वगैरह ले रही है, तो आई होप कि इंडिया नंबर 1 स्पोर्ट्स में भी आगे निकले। बिहार खासकर बिल्कुल हमारे युवा। एक सवाल और होगा, शिक्षा व्यवस्था पे जब सुधार की बात आती है तो सवाल होता है कि कैसे ग्रामीण स्तर पर उसको सुधारा जाए, टीचर स्कूल में जाएं या बच्चों के लिए क्या और व्यवस्था, तो उसको आप कैसे देखेंगे, क्या कुछ होना चाहिए आपके स्तर से? देखिए मैं स्टूडेंट रही हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो मैं कोशिश करूँगी कि किस तरह से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके इफ़िशिएंसी बढ़ाई जाए कोई भी सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर जैसे आपने मेंशन किया, तो वो अटेंडेंस के लिए हो या डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हो, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। एंड सेकेंडली जो हमारी विमेन पावर है बिहार की, जो हमारी अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, उनमें बहुत पोटेंशियल है कि वो विकसित भारत की जर्नी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो इन दो चीज़ों को फोकस में रख के आई थिंक विकसित बिहार और विकसित भारत की ओर बिल्कुल जा सकते हैं हम। गवर्नमेंट स्कूल में ये कहा जाता है टीचर नहीं पहुंचते हैं टाइम पर, बच्चों को जो मिड डे मील भी मिलता है क्वालिटी वाला नहीं मिलता। कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप, कैसे टीचर को स्कूल पहुंचाया जा सकता है, या बच्चों के जो खान पान का चीज़ है उसको कैसे सुधारा जा सकता है? कुछ पेरेंट को अगर देना चाहें। जी मेरी मम्मी खुद रह चुकी है प्रधानाध्यापिका, तो मैंने भी देखा है कि टीचर्स का शॉर्टेज होता है। एक टाइम ऐसा भी था जब मम्मी अकेले स्कूल मैनेज करती थी पूरा, तो वो रिक्रूटमेंट लेवल पे थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से ऑलरेडी चल रहा है कि टीचर्स की वैकेंसी आने लग गई है, बट एक जैसा आपने बोला एब्सेंट रहने का जो इशू है, वो मैं बोलूँगी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके उसको ट्रैकिंग पर्पज़ से, प्लस थोड़ा टीचर्स की काउंसलिंग करे कि आपका क्या रोल होता है किसी बच्चे की फ्यूचर में, वो ज़रूरी है। एंड मिड डे मील का जैसे बोला आपने, काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। अब प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड होते हैं, अब धीरे धीरे आई थिंक मिलेट्स भी इंक्लूड करने चाहिए, तो वो होलसम मील प्रोवाइड करना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद मोनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोनिका श्रीवास्तव जी हमारे साथ में थे, यूपीएससी 2025 में 16वीं रैंक हासिल की हैं और बहुत जल्द जो है ये जिला कलेक्टर भी बनेंगी। जिस तरीके से लगातार ये अपनी राय देती रहीं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं क्या विजन है इनका। और औरंगाबाद के लिए सबसे बड़ी बात है, गर्व के विषय है कि लगातार इन्होंने यूपीएससी में 2 बार जो है अच्छा रैंक लाया। इस बार तो टॉप की हैं, बीपीएससी में भी टॉप की थी, तो जिला लगातार गौरवान्वित है। और औरंगाबाद के लोग चाहेंगे भी कि यह जिला में जिला कलेक्टर बनकर आएँ और जिला के लोगों के लिए सेवा भी दे। लगातार बने रहिए, लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।